मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडी के अंदर व्यावसायिक संगठन का स्वरूप, चैप्टर नंबर 3 यूनिट सेकेंड के जो टॉपिक है इसका साझेदारी। साझेदारी का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साझेदारी का अर्थ। तो साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति एक वैधानिक व्यवसाय को चलाने तथा उसके लाभ में हिस्सा बांटने का समझौता करते हैं। ऐसा व्यवसाय या तो वे सब मिलकर चलाते हैं या उनमें से कुछ या एक सबकी ओर से व्यवसाय का संचालन करता है। जो लोग ऐसा व्यवसाय चलाने का समझौता करते हैं उन्हें साझेदार कहते हैं तथा व्यावसायिक संस्था को साझेदारी फर्म के नाम से जाना जाता है। यानी जब किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी व्यवसाय के अंदर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाते हैं और ऐसे व्यवसाय को जो कानून की दृष्टि में सही हो और उसमें सभी लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही प्रॉफिट लॉस शेयर करने के लिए तैयार होते हैं, उस पर एग्री होते हैं, लाभ हानि बांटने के लिए तैयार रहते हैं और साथ ही सभी लोग मिलकर उस व्यवसाय का संचालन करते हैं या सभी की सहमति से कोई एक व्यक्ति उस व्यवसाय का संचालन करता है। और तो ये साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। अब इसमें जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं वो साझेदार कहलाते हैं और जो सब व्यक्ति मिलकर या सभी साझेदार मिलकर जो व्यवसाय को चलाते हैं वो साझेदारी फर्म कहलाती है। अब इसी क्रम में हम इसकी बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की। तो इसकी विशेषताओं में पहले हम इसके पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो इसकी विशेषताएं हैं वो दो तरह की विशेषताएं हैं। एक वैधानिक लक्षण या विशेषता है और दूसरा सहायक लक्षण या विशेषता है। तो पहले हम वैधानिक लक्षण या उनकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो वैधानिक लक्षण या विशेषताओं में जो मुख्य जो इसके बिंदु हैं वो है सदस्यों की संख्या, दूसरा समझौता, तीसरा व्यवसाय, चौथा लाभ का उद्देश्य, पांचवा व्यवसाय का संचालन सामान्य लाभ हेतु और छठवां प्रधान एवं अभिकर्ता का संबंध। इसी तरह से जो इसके सहायक लक्षण या तत्व हैं उसमें पहला बिंदु है असीमित दायित्व, दूसरा है फर्म तथा साझेदारों में भेद, तीसरा है केवल व्यक्ति साझेदार, चौथा है निश्चित नाम, पांचवा है हित का हस्तांतरण, छठवां है निर्णय सम्मति से, सातवां है निरंतरता और अगला पॉइंट आठवां सदविश्वास। तो पहले हम वैधानिक लक्षण में पहले बिंदु की बात करते हैं, सदस्यों की संख्या। तो साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। सामान्य व्यवसाय की साझेदारी में सदस्यों की संख्या 20 और बैंकिंग व्यवसाय में सदस्यों की संख्या 10 होती है। यानी किसी भी साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए कम से कम दो सदस्य होना आवश्यक है, दो साझेदार होना आवश्यक है तथा अधिकतम के लिए जो सामान्य व्यवसाय होते हैं, तो सामान्य व्यवसाय में कोई भी व्यवसाय हो सकता है, कोई भी दुकान हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी फर्म हो सकती है। तो उसके लिए 20 सदस्य हम अधिकतम पार्टनर बना सकते हैं, साझेदार बना सकते हैं। तथा जो बैंकिंग यानी जो बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं ऐसे व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। इसका अगला बिंदु है समझौता। तो साझेदारी का जन्म दो या दो से अधिक सदस्यों में आपसी अनुबंध से होता है। यानी जो साझेदारी का जन्म होता है वो आपसी अनुबंध से होता है और जो साझेदारी फर्म चलाना चाहते हैं उनमें परस्पर समझौता होना अति आवश्यक है। यानी जो लोग साझेदार बनना चाहते हैं, साझेदार बनकर किसी व्यवसाय को चलाना चाहते हैं, उनके लिए आपस में समझौता करना कंपलसरी होता है, अति आवश्यक होता है। क्योंकि जो साझेदारी का जन्म है वो समझौते पर ही आधारित है और इसलिए इसके लिए अलग से कानून बनाए गए जो इसकी स्थापना से संबंधित है, इसके समापन से संबंधित है। और यह समझौता लिखित या मौखिक, ओरल या रिटर्न कोई भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न जो एग्रीमेंट होता है, जो लिखित समझौता होता है वो अच्छा माना जाता है। अगला है व्यवसाय। तो साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना अति आवश्यक है। जब यह दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु अनुबंध करते हैं
तो वह साझेदारी नहीं कही जाएगी। यानी साझेदारी के लिए किसी न किसी व्यवसाय का संचालन होना चाहिए, यानी कोई ना कोई इसके अंदर व्यवसाय होना चाहिए। यदि व्यवसाय के अतिरिक्त किसी और चीज़ के लिए, किसी और कार्य के लिए अगर समझौता या अनुबंध किया जाता है तो वह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। और व्यवसाय के अंतर्गत जैसे उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है तथा लाभ प्राप्त करने वाली कोई भी संस्था जो प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त कर रही है वो साझेदारी का व्यवसाय कर सकती है, यानी साझेदारी में व्यवसाय कर सकती है। लेकिन उस व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो वैधानिक हो, कानूनी हो, कानून की दृष्टि में सही हो, और ऐसा व्यवसाय जिसे कानून द्वारा अवैध घोषित ना किया गया हो, ऐसे किसी भी व्यवसाय का होना साझेदारी में आवश्यक होता है। अगला है लाभ का उद्देश्य। तो साझेदारी व्यवसाय के समझौते का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे साझेदारों के मध्य विभाजित करना होता है। तो जो साझेदारी फर्म है उसके अंदर हम व्यवसाय करते हैं, तो सीधी सी बात है, आप जानते ही हैं कि व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। तो साझेदारी व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना है, और साथ ही इस प्राप्त लाभ को साझेदारों के मध्य बांटना, ये साझेदारी की विशेषता है। यदि साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना न अगर कुछ अन्य होता है जैसे धर्मार्थ, जनकल्याण आदि, तो इसे साझेदारी नहीं माना जाएगा। तो व्यवसाय की दृष्टि में ही, यानी जब हमारा व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है तो ये साझेदारी मानी जाएगी, और अन्य उद्देश्य होने पर इसे हम साझेदारी व्यवसाय में शामिल नहीं करेंगे। तो ये साझेदारी की एक विशेषता है या उसका गुण है। अगला है व्यवसाय का संचालन सामान्य लाभ हेतु। तो साझेदारी के व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदार भाग ले सकते हैं, यह आवश्यक नहीं है। यानी जो साझेदारी व्यवसाय है उसके अंदर सभी मिलकर व्यवसाय का संचालन करें, ऐसा संभव नहीं है या ये आवश्यक नहीं है। सभी साझेदारों की सहमति से किसी एक साझेदार को व्यापार संचालन का अधिकार दिया जा सकता है, परंतु जो लाभ है वो व्यापार के या जो हमारी साझेदारी फर्म है उसके सभी साझेदारों को देना आवश्यक होगा, उनके मध्य बांटना आवश्यक होगा। अगला है प्रधान एवं अभिकर्ता का संबंध। तो जो साझेदारी फर्म होती है, साझेदारी व्यवसाय होती है, उनमें और साझेदारों में एक एजेंट का रिलेशन होता है, प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है। तो जो साझेदारी फर्म है या साझेदारी फर्म के जो साझेदार हैं वो एक प्रधान और अभिकर्ता दोनों रूप में कार्य करते हैं। वह अपने कार्यों से समस्त साझेदारों को, यानी जो साझेदार हैं वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के रूप में कार्य करते हैं। तो जो कोई भी साझेदार यदि कोई कार्य करता है तो उसके लिए फर्म उत्तरदायी होगी, और साथ ही साथ सभी साझेदारों को भी किसी एक साझेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब इसी क्रम में इसके जो सहायक लक्षण हैं उनकी हम बात करते हैं। तो पहला है उसमें असीमित दायित्व। तो साझेदारी फर्म के अंदर जो साझेदार होते हैं उनके दायित्व असीमित होते हैं। असीमित दायित्व का अर्थ होता है कि यदि साझेदारी फर्म में कभी किसी प्रकार की हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति पहले साझेदारी फर्म की संपत्तियों से की जाएगी। यदि उसके बाद भी हानि की पूर्ति नहीं होती है तो साझेदारों की जो निजी संपत्ति होती है उससे उस हानि की पूर्ति की जाएगी। अगला है फर्म तथा साझेदारों में भेद नहीं। जो सदस्य साझेदारी में हिस्सा लेते हैं वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार तथा सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। यानी जो साझेदारी फर्म है उसके अंदर जो व्यक्ति साझेदार है वह व्यक्तिगत रूप से, यानी पर्सनली अगर उनको देखा जाए तो वो जो साझेदार है, वो जो व्यक्ति है वो साझेदार कहलाते हैं। और जब ये सभी साझेदार मिल जाते हैं तो वो एक फर्म का रूप ले लेते हैं। यानी जितने भी सदस्य हैं वो साझेदार, और जब वो मिल जाते हैं तो वो एक फर्म का रूप लेते हैं। कानूनी दृष्टि में फर्म तथा इसके साझेदारों में कोई भेद नहीं होता। अगर लीगली देखा जाए तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फर्म की ओर से यदि कोई साझेदार कोई कार्य करता है तो उसे फर्म उसके लिए उत्तरदायी होगी। जैसे किसी साझेदार द्वारा कोई कार्य किया गया है तो उसके लिए फर्म उत्तरदायी मानी जाएगी। इसी में अगला है केवल व्यक्ति साझेदार। तो साझेदारी फर्म में केवल हम व्यक्तियों को साझेदार बना सकते हैं।
कोई अन्य व्यवसाय या कोई अन्य फर्म साझेदारी के अंदर साझेदार नहीं बन सकती। अगला है निश्चित नाम। तो साझेदारी संस्था का कोई निश्चित नाम होना आवश्यक है और इसी नाम को फर्म कहा जाता है। यानी साझेदारी व्यवसाय का कोई एक नाम होना चाहिए और जो उसका व्यवसाय का नाम है वही उसकी फर्म मानी जाएगी। साझेदारी संस्था को किसी व्यवहार के लिए तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जबकि वह व्यवहार फर्म के नाम से किया गया हो। यानी साझेदारों द्वारा साझेदारी फर्म को किसी भी व्यवहार के लिए हम तभी उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, यानी तभी उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं जब फर्म के नाम से कोई काम किया गया हो। यदि साझेदार व्यक्तिगत रूप से कोई काम करता है तो फिर वह उसका पर्सनल काम होगा, वो फर्म का काम नहीं होगा। यानी जो भी कार्य साझेदार कर रहे हैं उन्हें वह कार्य फर्म के नाम से ही करने होंगे। अगला है हित का हस्तांतरण। तो साझेदारी में हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। कोई भी साझेदार बिना अन्य साझेदारों की सहमति से अपने हित का हस्तांतरण किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकता। यानी साझेदारी जो फर्म होती है उसके अंदर हित का हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। कोई अपना जो इंटरेस्ट है, अपना हित है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि सभी साझेदार उसके हित हस्तांतरण के लिए सहमत ना हों। अगला है निर्णय सर्वसम्मति से। तो साझेदारी में सभी को निर्णय देने का अधिकार है। निर्णय सर्वसम्मति से ही लिए जाते हैं, परंतु उन मामलों में बहुमत से निर्णय संभव होते हैं जिनमें साझेदारों के मध्य समझौते में व्यवस्था हो। यानी साझेदारी में सभी को निर्णय लेने का अधिकार है। फर्म के अंदर जितने भी साझेदार हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब निर्णय ले सकते हैं, परंतु निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी सबकी सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। और उन मामलों में बहुमत से निर्णय संभव होते हैं, यानी जब साझेदारों के मध्य कोई समझौता या सहमति नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में बहुमत वोटिंग के आधार पर हम इसमें निर्णय ले सकते हैं। अगला है निरंतरता। तो यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। यानी किसी भी साझेदार की मृत्यु, उसके दिवालिया होने पर या उसके रिटायरमेंट होने पर जो साझेदारी है वह समाप्त हो जाती है। यानी साझेदारी में निरंतरता नहीं होती, वह कंटिन्यूटी उसके अंदर नहीं होती है। अगर शेष साझेदार अगर सहमत हों तो उस साझेदारी को समाप्त करके एक नई साझेदारी बनाकर उस व्यवसाय को, उस साझेदारी फर्म को निरंतर चला सकते हैं। अगला है सद्विश्वास। तो साझेदारी में आपसी सद्विश्वास अति आवश्यक है। आपसी मतभेद की दशा में साझेदारी का चलना संभव नहीं है। यानी इसमें जो साझेदारी फर्म है इसके अंदर जो साझेदार है एक दूसरे के प्रति उसमें विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, फेथ ज़रूरी होता है। अगर फेथ एक दूसरे पार्टनर्स में नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म का चलना नामुमकिन होगा, मुश्किल होगा, कठिन होगा। सो स्टूडेंट, आपको साझेदारी का अर्थ और उसकी विशेषताएं समझ में आई होंगी। उनसे संबंधित कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ के लिए आप संपर्क करें। सो थैंक यू।